नमस्कार। आज की कक्षा में हम टॉलकट पार्सन्स के द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पढ़ेंगे। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में सामाजिक क्रिया की प्रकृति तथा अर्थ का क्रमबद्ध समाजशास्त्रीय मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सामाजिक क्रिया की व्याख्या करने से पूर्व पार्सन्स ने पेरेटो, दुर्खिम, मैक्स वेबर आदि विद्वानों की क्रिया संबंधी विचारों को विश्लेषित भी किया। साथ में पेरेटो की क्रिया में विशिष्ट चालक तथा अतर्कसंगत क्रियाओं के आधार पर क्रिया की व्याख्या की तथा कहा कि सामाजिक जीवन में अतर्कसंगत क्रियाओं का बोलबाला है जो विशिष्ट चालक, भ्रांत तर्क आदि से प्रेरित होती है। पेरेटो ने बताया था कि क्या क्या या दुर्खिम, मैक्स वेबर आदि ने जो सामाजिक क्रियाएं बताई थीं, पार्सन्स ने उन सब का विश्लेषण करने के बाद अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी क्रिया की व्याख्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया। दुर्खिम ने भी सामाजिक क्रिया के गैर प्राकृतिक आदर्शात्मक तत्व के संबंध में अधिक सचेत रहने का निर्देश दिया। साथ में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा में प्राकृतिक अर्थ तथा दूसरों के प्रभाव पर अत्यधिक बल दिया। इन्हीं विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करके पार्सन्स ने कहा कि हम क्रिया के एक नवीन सिद्धांत के लिए मुख्य तत्वों का सरलता से ही आविष्कार कर सकते हैं। जैसे ही इन तत्वों का समन्वय किया जाएगा, वैसे ही क्रिया का एक नवीन सिद्धांत सामने आएगा। पार्सन्स के अनुसार इन लेखकों की विचारधारा में सामान्य रूप से विद्यमान सैद्धांतिक श्रेणियों की यह सामान्यात्मक व्यवस्था यदि एक समग्र व्यवस्था के रूप में लिया जाए तो सिद्धांत का एक नया विकास है जो कि केवल मात्र उन परंपराओं से नहीं लिया गया है जिन पर वे बने हैं। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की व्याख्या करते हुए नवीन समन्वयात्मक व्यवस्था के 4 तत्व उल्लेखित किए हैं। पहला है वंशानुक्रमण या पर्यावरण, दूसरा है साधन और साध्य, तीसरा है अंतिम मूल्य और चौथा उद्योग या प्रयत्न। हम इनकी विस्तृत रूप में विवेचना करेंगे। हम इन्हें अलग अलग रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि पार्सन्स ने इन चारों के आधार पर किस तरह से अपनी सामाजिक क्रिया की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। हम पहला पॉइंट ले रहे हैं वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण। सामाजिक क्रिया की व्याख्या करते हुए पार्सन्स ने क्रिया के प्रबल तत्व वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण को आवश्यक तत्व माना और कहा कि इसमें वंशानुक्रमण क्रिया करने वाले कर्ता की प्राणीशास्त्रीय विरासत है। वंशानुक्रमण का मतलब क्या होता है कि हमें जन्म के साथ कुछ तत्व प्राप्त होते हैं, वह हमारे कहलाते हैं वंशानुक्रमण तत्व। कई ऐसी हमारी जैसे फीचर्स हैं, हमारा रंग है, यह हमारे वंशानुक्रमण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारी आदतें भी कई हमारे वंशानुक्रमण तत्व से ही हमारे में सम्मिलित होती है तथा कर्ता की वह बाहरी दुनिया या परिस्थितियाँ जो व्यक्ति को घेरे हुए हैं, उनसे हम अपनी क्रिया को करते हैं कि हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। हमारी बाहर की दुनिया में जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे जिस तरह का व्यवहार चल रहा है, लोग हमारे आसपास मिल रहे हैं, उस आधार पर हम अपनी क्रिया को करते हैं। जब पार्सन्स वंशानुक्रमण और पर्यावरण को क्रिया की अंतिम अवस्था या शर्त मानते हैं तो वे कहते हैं कि वंशानुक्रम एक व्यक्ति को उसके माता पिता से कुछ शारीरिक या मानसिक विशेषताएं प्राणीशास्त्रीय प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती हैं। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने जन्म के साथ ही कुछ चीज़ों के लेकर पैदा होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा रंग, नाक, नक्श, बनावट और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? वंशानुक्रमण से प्राप्त हो रही हैं। और प्राणीशास्त्रीय पर्यावरण जो कहलाता है वह हमारा जो वातावरण है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम बड़े हो रहे हैं या जिसमें हम अपना कार्य करने के लिए बाध्य हैं या हम कार्य करना चाहते हैं, वह हमारा कहलाता है
पर्यावरण। ये दोनों ही परिस्थितियाँ मिलकर हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं, या हम दूसरे शब्द में कहें एक व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। चूँकि वंशानुक्रमण और पर्यावरण भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए व्यक्ति की क्रियाएं भी एक समान नहीं होती। व्यक्ति का व्यक्तित्व उन प्रेरणाओं व मूल्यों तथा आदर्शों को प्राप्त करके व्यक्ति की क्रियाओं की दिशा व स्वरूप को निर्धारित करता है। सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति की क्रिया भी अलग अलग होगी। वह एक समान नहीं सोचते, वह एक समान कार्य करने का तरीका नहीं होता, इसलिए इनकी क्रियाओं में प्राय अंतर पाया जाता है। दूसरी जो बात है, साधन और साध्य। सामाजिक क्रिया के तत्व में पार्सन साधन और साध्य को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। साधन ही लक्ष्य तथा लक्ष्य ही साधन से जुड़ा हुआ है। हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है, हम उसको कैसे पूरा करेंगे, किस तरह के साधनों का प्रयोग करेंगे, वे लक्ष्य पर निर्भर करता है कि हमारे साधन, और दूसरा साधन कैसे प्राप्त हो रहे हैं, उससे हमारा लक्ष्य निश्चित होता है कि लक्ष्य हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कार्य को लक्ष्य प्रभावित करते हैं, या यह कहें कि लक्ष्य के अनुसार ही कार्य की प्रकृति हमारी निर्धारित होती है। इसलिए कार्यों की विवेचना के लिए जरूरी है कि उनसे संबंधित लक्ष्यों का निरूपण भी हो। लक्ष्य के साथ साथ साधन भी क्रिया का एक तत्व है। साधन वह उपकरण है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। अतः इन दोनों ही क्रिया व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तीसरी चीज हम लेते हैं अंतिम मूल्य। क्रिया व्यवस्था में तीसरा तत्व जो है वह है अंतिम मूल्य। पार्सन्स लिखते हैं कि क्रिया की किसी भी ठोस व्यवस्था में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, जहाँ तक कि वह साधन साध्य के स्वाभाविक संबंध के आधार पर प्रतिपादित क्रिया के तत्वों के संदर्भ में व्याख्या योग्य है, केवल उसी दिशा में आगे बढ़ सकती है जिस और उस व्यवस्था में कर्ताओं पर लागू समझे जाने वाले तर्कसंगत आदर्श की प्राप्ति संभव हो। अर्थात अधिक संक्षिप्त में, क्रिया की एक ऐसी प्रक्रिया केवल तार्किकता के मूल्य में वृद्धि की दिशा में ही आगे बढ़ सकती है। पार्सन्स क्रिया के साधन और लक्ष्य को किसी न किसी रूप में अंतिम मूल्य से संबंधित व प्रभावित मानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक क्रिया में एक आदर्श या मूल्य अंतर्निहित होता है। वह कर्ता उसी मूल्य की प्राप्ति के लिए ही अपनी क्रिया को संपादित करता है, और जब क्रिया तर्कसंगत होती है तभी उसे वैज्ञानिक आधार पर समझा जा सकता है। फिर हम ले रहे हैं प्रयत्न। क्रिया व्यवस्था का जो चौथा और अंतिम तत्व है वह है प्रयत्न। पार्सन स्वयं कह रहे हैं कि यह क्रिया के आदर्शात्मक तथा आवश्यक तत्वों को संबंधित करने वाले कारक को इंगित करता है। क्रिया में प्रयास या प्रयत्न आवश्यक है, और जैसा कि अब तक की क्रिया व्यवस्था की व्याख्या से स्पष्ट है कि क्रिया में एक आदर्श मूल्य निहित होता है, इसलिए कर्ता को इस तरह से छूट कभी भी नहीं दी जा सकती कि वह जिस तरह से चाहे अपने आदर्शों और मूल्य या लक्ष्यों को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि हर समाज के अपने मूल्य और लक्ष्य सुनिश्चित हैं। यदि समाज के मूल्यों के अनुसार कार्य नहीं किया जाएगा तो वह अव्यवस्था उत्पन्न कर देगा। व्यक्ति अपने आप में अपने स्वार्थ के अधीन होकर जब कार्य करने लगेगा तो वह सही उचित तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज की ओर से कुछ निश्चित अवस्थाएं विकसित की जाती हैं और कर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करें, उनका पालन करें, उन्हीं के अनुसार अपनी क्रियाओं को करें। और जब निश्चित आदेश, मूल्य या लक्ष्य प्राप्त करना चाहें तो कर्ता को समाज की सीमाओं में रहकर ही प्रयत्न करना होगा। इसलिए पार्सन प्रयत्न को क्रिया के आदर्शात्मक तथा आवश्यक तत्वों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। हमने अभी सामाजिक क्रिया की जो उपयुक्त व्याख्या देखी उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समाज की भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए विशेष प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों में कर्ताओं की क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। चूँकि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही वे सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिनमें निवास करते हुए व्यक्ति कार्य करता है। सामाजिक क्रिया के लिए यह भी याद रखना होगा कि सामाजिक परिस्थिति का एक निश्चित भौतिक पक्ष होता है, इसलिए ऐसी सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति पद व कार्य के आधार पर प्रवेश करता है। हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो पद है, समाज में जो सुनिश्चित किया गया है वह हमें प्राप्त होता है। हम अपनी योग्यता से कई पदों को प्राप्त करते हैं और उसी पद के अनुरूप हमें अपने कार्यों को संपन्न करना होता है। उसके अपने कुछ नियमों का पालन करते हुए उन कार्यों का संपन्न करना होता है। क्रिया का सीधा संबंध व्यक्ति की परिस्थिति से है। जैसे परिवार में एक व्यक्ति पिता, पुत्र, माता, पत्नी, बहन, पुत्री तथा महाविद्यालय में विद्यार्थी व फैक्ट्री में श्रमिक हो सकता है। व्यक्ति की परिस्थिति संबंधित उसके कुछ कार्य होते हैं और हर परिस्थिति से संबंधित कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। उनकी भूमिकाएं जो कहलाती हैं कार्य के रूप में देखते हैं भूमिकाओं को। अगर पिता के रूप में उसका कार्य अलग है, पुत्र के रूप में अलग है और एक श्रमिक के रूप में उसका कार्य पूर्णतः पृथक होगा। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक परिस्थितियों को प्राप्त कर सकता है, इसलिए उन परिस्थितियों से संबंधित कार्यों की भिन्नता होगी। अतः स्पष्ट है कि एक समूह में व्यक्ति को जो स्थिति प्राप्त होती है उसी के अनुरूप उसकी क्रियाओं का निर्धारण भी होता है। धन्यवाद।